नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नवागत कलेक्टर ने किया मंझौली स्थित धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण, किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याओं का निदान करने का दिया आश्वासन। और 8 से 10 जनवरी तक सिवनी के पेंच में आयोजित होगा मोगली उत्सव। 29 जिलों के बच्चे उत्सव में शामिल होने जबलपुर से हुए रवाना। अवकाश के दिन भी नवागत कलेक्टर दीपक सक्सेना ने धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और किसानों से चर्चा की। साथ ही उन्होंने कृषकों की समस्याओं का निराकरण कराने का आश्वासन भी दिया। वहीं निरीक्षण के पूर्व कलेक्टर ने जिला मुख्यालय में सर्वेयरों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। नवागत कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने रविवार को धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याएं भी सुनी। कलेक्टर ने मंझौली तहसील के अंतर्गत ग्राम पिपरिया में अन्नपूर्णा वेयर हाउस और ग्राम चोपड़ा में ओम साई राम एग्रो वेयर हाउस के साथ ही अन्य खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने खरीदी केंद्रों में प्रबंधकों एवं अन्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इसके पूर्व उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय में सर्वेयर्स की बैठक लेकर अनाधिकृत गोदामों में रखी धान का गुणवत्ता परीक्षण शुरू करने को कहा। साथ ही सर्वेयर्स को FQ मापदंडों का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि ऐसे 36 गोदामों में रखी धान की गुणवत्ता जांचने के लिए अलग से सर्वेयरों की नियुक्ति की गई है। सिवनी के पेंच अभयारण्य में 8 से 10 जनवरी तक मोगली उत्सव का आयोजन होने वाला है। इसमें भाग लेने के लिए जबलपुर सहित 29 जिलों के सिलेक्टेड बच्चे सिवनी रवाना हुए। पेंच अभयारण्य में सांस्कृतिक एवं बौद्धिक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। वन्य जीवन के बारे में जानकारियां प्रदान की जाएंगी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 8 जनवरी से 10 जनवरी तक 3 दिवसीय मोगली उत्सव का आयोजन सिवनी के पेंच अभयारण्य में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए 29 जिलों के बच्चे जबलपुर से बसों के द्वारा सिवनी रवाना हुए। प्रत्येक जिले से 2 बालकों एवं 2 बालिकाओं को पेंच भेजा जा रहा है। ये मोगली उत्सव 8 तारीख से 10 तारीख तक सिवनी के पेंच अभयारण्य में आयोजित है। इसमें मध्य प्रदेश के सभी जिलों से 2 छात्र, 2 छात्राएं और 1 पुरुष शिक्षक और 1 महिला शिक्षकों की टीम जा रही है। जबलपुर में 29 जिलों का एकत्रीकरण हुआ। 29 जिलों से लोग यहाँ पर ट्रेन एवं अन्य साधनों से आए और यहाँ से हम 4 बसों के माध्यम से इनको पेंच अभयारण्य पहुँचा रहे हैं। ये अब वहाँ पहुँच के 3 दिन के उत्सव में भाग लेंगे और 10 तारीख को वापस आएंगे। फिर यहाँ से हम इनको इनके जिलों के लिए वापस पहुँचाएंगे। हाँ, वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अभी भी जिन बच्चों का चयन हुआ है उनने विकासखंड स्तर पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर लिखित परीक्षा दी है और फिर क्विज हुआ है जिला लेवल पर, और वहाँ पर 3 दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और इनको अभयारण्य में घुमाया भी जाएगा। आयोजक मंडल के मुताबिक इस उत्सव में बच्चों को वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण की जानकारियां प्रदान की जाएंगी। साथ ही इन विषयों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। कक्षा 10वीं एवं 12वीं के प्रतिभावान बच्चों को स्पेशल गाइडेंस देने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मॉडल स्कूल में हुआ। इसमें करीब 300 बच्चों को परीक्षा संबंधी विशेष टिप्स दिए गए। मॉडल स्कूल में 27 शासकीय स्कूलों के प्रतिभावान छात्रों के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स को परीक्षा में तैयारी करने के लिए विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया गया। जिले के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों ने कक्षा 10वीं के 177 एवं कक्षा 12वीं के 120 बच्चों के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इसमें उत्तर लिखने का बेहतर तरीका एवं समय प्रबंधन के टिप्स दिए गए। क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन में आप उसकी डेफिनेशन लिख दिए। अगर डेफिनेशन पूछ रहा है उसमें लग रहा है आपको डायग्राम है तो डायग्राम आपको बनाना है ना। तो इस तरह से आप करोगे। और डिफरेंस वाले क्वेश्चन में स्पेशली ध्यान रखोगे। अगर आपसे 4 डिफरेंस बोल रहा है तो एकदम सॉलिड वाले डिफरेंस लिखना है कि एक बार में समझ में आ जाए। पता चला आपने 6-7 लिख दिए और हमको ढूंढना पड़ रहा है कि इसमें कौन सा डिफरेंस सही है। प्रतिभाशाली बच्चों को बुलाया है। सभी स्कूलों में 2-2, 4-4 बच्चे ऐसे हैं जो 90% या उसके आसपास अंक प्राप्त कर रहे हैं छमाही परीक्षा में। तो हमारा सोचना था कि इनके स्कूल के टीचर तो इनको गाइड कर ही रहे हैं। कुछ अच्छे शिक्षक जो ज़िले के हैं, जो बच्चों को इस तरीके से गाइड कर सकते हैं कि भाई प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, पूर्ण उत्तर कितना है,
टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, नंबर जिसमें जितनी बच्चों ने तैयारी की है उतने अंक प्राप्त कर सकें, उसमें अंक कटे ना, ऐसी कुछ तैयारी कराई जाए। परीक्षा के समय कैसे अध्यापन करना चाहिए, किस तरीके से पूरे कोर्स को कवर करें ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे ना। इस प्रकार प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को हमने बुलाया आज जबलपुर में और ऐसे 20 अच्छे शिक्षकों से उनको गाइड करा रहे हैं हम, ताकि इन्हें जितना पढ़ा है उस पर पूरे प्राप्तांक ये ले सकें। विशेषज्ञों की टीम ने छात्र छात्राओं की शंकाओं का समाधान भी किया। सिविक सेंटर में सड़क और फुटपाथ पर पार्क किए जा रहे वाहन यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क पर काबिज अवैध पार्किंग के कारण क्षेत्र में दिन भर जाम लगा रहता है और राहगीरों को परेशानी झेलना पड़ती है। सिविक सेंटर में सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण करके संचालित की जा रही दुकानें और अवैध वाहन पार्किंग यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। सड़क पर बेढंगे तरीके से खड़े किए जा रहे वाहनों के कारण जाम लगता है, राहगीरों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन नगर निगम की अन्य क्रांति टीम और यातायात पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रही। सर, जो चौपाटी है यहाँ समदड़िया मॉल से हम लोग जब भी निकलते हैं और सिविक सेंटर से जाते हैं तो उधर पूरा दोनों तरफ जो ट्रैफिक है, दोनों तरफ गाड़ियाँ इतनी सारी खड़ी होती हैं, बिल्कुल अवैध पार्किंग है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है, बेतरतीब हैं। जो चाट के और चीज़ों के जो ठेले लगे हुए हैं, कोई जो भी वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उन्होंने एकदम सड़क पे लगा लिया है, वहीं पे स्टूल टेबल वेबल लगा के ऑलमोस्ट आधी सड़क कवर कर रखी है उन्होंने। और इतना बुरी तरह ट्रैफिक जाम कर देते हैं लोग सुबह और शाम दोनों टाइम में, ख़ास तौर पर शाम को, सुबह तो नहीं फिर भी शाम को बहुत अधिक ट्रैफिक जाम होता है और निकलने की भी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। पुलिस प्रशासन का वहाँ कुछ पता नहीं होता है कहाँ क्या है। ट्रैफिक की व्यवस्थाएं पूरी होनी चाहिए, जबकि हमारे पास वहाँ अच्छी खासी वहाँ पेड पार्किंग है, उसके बावजूद भी अवैध रूप से लोग पार्किंग वहाँ कर रहे हैं सड़क में। कृपया इस पर ध्यान दिया जाए, प्रशासन से मेरा अनुरोध है। एक बार हटाने के बाद दोबारा काबिज हो जाने वाले अतिक्रमण यहाँ सिर दर्द बने हुए हैं। जरूरत स्थायी कार्यवाही की है ताकि आम जनता को राहत मिल सके। नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने वाली संस्था अखिल भारतीय मानव अधिकार समिति के द्वारा वृद्धाश्रम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में न केवल बुजुर्गों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई, बल्कि उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की भी बात कही गई। संस्था के सदस्यों ने बताया कि वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को उनकी आवश्यकता अनुसार जरूरत की चीजें भी प्रदान की गई हैं। सबको बुढ़ापा आना है तथा बुढ़ापे में ऐसी असहाय अवस्था में अपने माँ बाप को, जो उनकी जननी है माता को या जो उनके जनक हैं पिता को ना छोड़ें और अच्छे से उनके साथ जैसे अपने छोटे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके खाने पीने का समय समय पर ध्यान रखते हैं, ऐसा ही अपने वृद्धजनों का ध्यान रखें, ये हमारी कामना है। बिजली के ट्रांसफार्मरों के नीचे लगाए जाने वाले ठेले टपरे हादसों का सबब बन सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग मूक दर्शक बने हुए हैं। शायद उन्हें यहाँ किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। शहर में कई स्थानों पर बिजली के ट्रांसफार्मरों के नीचे अतिक्रमण करके दुकानें लगाई जा रही हैं, जो खतरे से खाली नहीं है। ट्रांसफार्मरों के नीचे जमे ठेले टपरों के कारण हरदम दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। यदि दुर्घटना हुई तो कई लोगों की जान संकट में पड़ सकती है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। शायद उन्हें किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो या कभी हो जाए या कोई चीज़ की आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, इसके लिए नुकसानदायक है। और कृपया प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि ट्रांसफार्मर के नीचे दुकानें और वगैरह ये न लगाई जाए। क्या देखते हैं आप ट्रांसफार्मर के नीचे क्या लगा रहता है? पान की दुकान, चाय की दुकान ये लगी रहती हैं। कभी कभी चाय के ठेले और ये इसके लिए पान की दुकान के लिए नुकसानदायक होता है, जिसके लिए प्रशासन से हमारी ये निवेदन है कि इसको अलग किया जाए और ट्रांसफर के बाद ये दुकानें वगैरह न लगाई जाएं। ट्रांसफार्मर बस्ट होने की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, उसके बावजूद लोग सचेत होने का नाम नहीं ले रहे।
नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सरस्वती घाट पर बनाए जा रहे पुल के निर्माण की गति तेज किए जाने की मांग को लेकर हरे कृष्ण आश्रम संकीर्तन मंडल के द्वारा जिला प्रशासन के बाद जनप्रतिनिधियों को मांग पत्र सौंपा जा रहा है एवं पुल का निर्माण जल्द से जल्द कराने पर जोर दिया है। भेड़ाघाट स्थित हरे कृष्ण आश्रम के सदस्यों ने संकीर्तन मंडलों को साथ लेकर बरगी विधायक को एक पत्र सौंपा है और सरस्वती घाट पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य जल्द से करने की मांग की है ताकि परिक्रमा वासियों के साथ ही अन्य लोगों को भी आवागमन में परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि लंबे समय से यहां पर पुल का निर्माण कराए जाने की मांग की जा रही थी और जैसे तैसे निर्माण कार्य शुरू हुआ लेकिन उसकी गति धीमी है। नर्मदा पंचकोसी परिक्रमा 2011 से पुल की मांग कर रही थी सरस्वती घाट लंबेटा घाट में, पर आज हम लोग यहाँ पे नीरज सिंह जी जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं बरगी के भेड़ाघाट के, उनको ज्ञापन देने आए हैं। ये जो पुल है ये उनकी माता जी जो श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने पास कराया था और उन्होंने बड़ी मेहनत, उन्होंने कहा था आप चिंता मत करिए ये मेरा काम है। वो पास हो गया, पर चूँकि उसके बाद उस काम में गति कम आई। अब आज नीरज भैया को हम लोगों ने पूरे संकीर्तन मंडल के साथ ज्ञापन दिया है और उन्होंने बोला है कि इसको हम पूरा करेंगे। संकीर्तन मंडल ने 25,000 लोगों के हस्ताक्षर से युक्त ज्ञापन विधायक को सौंपा है। नदी में डूबने से सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाला राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त नाविक शासन से मदद की गुहार लगा रहा है। गौरीघाट में नाव चलाकर परिवार का भरण पोषण करने वाले नाविक का कहना है कि पुरस्कार मिलने के बाद उसको नौकरी देने की घोषणा की गई थी जो उसे आज तक नहीं मिली है। गौरीघाट में पिछले 32 वर्षों से नाविक का कार्य कर रहे संजय बर्मन ने सैकड़ों लोगों को नदी में डूबने से बचाया है और इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला था। एवं खास बात यह है कि पुरस्कार मिलने के दौरान ही उनको शासकीय नौकरी देने की घोषणा की गई थी, लेकिन ना तो होमगार्ड में और ना ही पुलिस विभाग में उनका चयन हो सका। इसके बाद अन्य विभागों में उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। संजय ने बताया कि परिवार का भरण पोषण करने में बेहद परेशानी हो रही है। आज भी 19 साल हो गए, मुझे नगर निगम में नौकरी अभी तक नहीं मिली है। शासन ने मैं चक्कर काटते काटते थक गया हूँ, लेकिन कोई मेरे विषय में नहीं सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे नगर निगम में नौकरी वृहद पद के लिए तत्कालहीन नौकरी दी जाए। नए मुख्यमंत्री जी तक भी मुझे बात पहुँची जाए कि उसको नौकरी अभी तक क्यों नहीं मिली और मंत्रालय क्यों नहीं आदेश भेज रहा है नगर निगम के लिए आदेश। मैं चाहता हूँ मुझे नौकरी तत्काल दी जाए। मैं दर दर भटक रहा हूँ 19 साल से, लेकिन कोई धनी धोरी मेरे विषय में नहीं सोच रहा हूँ। क्या करूँ मैं, अभी तक नौकरी मुझे नहीं मिली है। मैं अभी भी निराश नहीं हुआ हूँ। शासन से मैं चाहता अगर नौकरी नहीं दे रहा तो मुझे 19 साल का भुगतान दिया जाए ताकि मेरे बाल बच्चे का पालन पोषण हो सके। बुढ़ापे में मैं क्या करूँगा, नहीं तो मुझे जो आश्वासन दिया था और नौकरी की फाइल कंप्लीट की गई है नगरीय प्रशासन में। वहीं नाविकों की अन्य समस्याओं का भी निराकरण कराने की मांग की है। गढ़ा मेडिकल, शास्त्री नगर समेत अन्य बावड़ियों के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल इन ऐतिहासिक बावड़ियों की साफ सफाई एवं जीर्णोद्धार नहीं होने से ये प्राकृतिक जल स्रोत जीर्ण शीर्ण हालत में है। शहरवासियों का कहना है कि इनके जीर्णोद्धार के लिए तैयार की गई योजना कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। शहर की ऐतिहासिक बावड़ियों की जीर्णोद्धार के लिए शासन प्रशासन द्वारा कई कार्य योजनाएं तैयार की गईं, लेकिन उनको अमली जामा पहनाने के लिए उतनी शिद्दत से मैदानी स्तर पर कार्य नहीं किया गया। लिहाजा शहर की कई प्राचीन बावड़ियां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जीर्णोद्धार होने की राह देख रही हैं। शहरवासियों का कहना है कि आगामी दिनों में गर्मी का मौसम आने पर जल संकट की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे में इनको जल स्रोतों के रूप में विकसित करके इस परेशानी से निजात पाया जा सकता है। इससे पहले भी नगर निगम को बोला गया था साफ़ सफाई के लिए। 10-12 बावड़ियाँ ऐसी भी हैं अभी शहर में कि जिसकी अगर नगर निगम व्यवस्थित तरीके से साफ़ सफाई कर दे तो वो अभी फिर से उसका जीवन उद्धार हो सकता है और हमको स्वच्छ जल प्राप्त हो सकता है, ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। इससे पहले भी नगर निगम को आगाह किया गया था, लेकिन अभी तक इसकी तरफ और ध्यान नहीं दिया गया है। उन्हें मैं ये चाहूँगा अपने शहर के लोगों से भी और नगर निगम प्रशासन से भी कि मिलजुल के इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए, उसकी साफ़ सफाई की जाए। जैसे गढ़ा की बावड़ी हो गई, मेडिकल की हो गई, गोहलपुर तरफ की कुछ बावड़ियाँ हैं, अमखेरा में है 1-2 बावड़ियाँ, इसकी साफ़ सफाई हो जाए तो जल अपने आप आएगा, स्वच्छ जल आएगा। इससे जीवन जो है लोगों का वो चल सकेगा। शासन प्रशासन इसमें गंभीरता से विचार करते हुए बावड़ियों के संरक्षण में
उचित कदम उठाए और आम नागरिकों को भी प्रेरित करे कि वो भी इस महायज्ञ में अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे हम अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रख सकें और उन्हें अगली पीढ़ियों को प्रदान कर सकें। बावड़ियों की साफ सफाई करके उनकी मरम्मत का कार्य कराने पर शहरवासियों ने जोर दिया है। तंजानिया में आयोजित इंटरनेशनल सेमी क्लासिकल डांस में विजेता का खिताब जीतकर शहर लौटे मूक बधिर डांसर अंकित सेन का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। दिव्यांगता को चुनौती देकर क्लासिकल डांस में पारंगत हासिल करने वाले अंकित खिताब जीतकर बेहद खुश हैं। मूक बधिर होने के बावजूद क्लासिकल म्यूजिक की धुन पर नृत्य करने वाले जबलपुर के अंकित सेन ने साउथ कोरिया के तंजानिया में आयोजित हुई सेमी क्लासिकल डांस में प्रथम स्थान प्राप्त कर शहर और देश का नाम रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा जीत कर लौटे अंकित का जबलपुर रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा के साथ साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मुझे यहाँ पर मेरा स्वागत करने के लिए, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी सेन समाज से हैं और ये बच्चा जो है ये हमारा भतीजा है, ये सेन समाज से है। और दूसरा ये कि अंकित सेन, ये पहली बात तो ये कि मूक बधिर है, न बोल सकता है न सुन सकता है। उसके बाद भी इसने डांस कंपटीशन में, मतलब कथक डांस एक क्रिटिकल डांस होता है, उस कंपटीशन में जाके देश नहीं बल्कि विदेश में तंजानिया में जाके उन्होंने टॉप किया। और इसके लिए हम अंकित सेन को साधुवाद धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने समाज का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, प्लस जबलपुर का नाम रोशन किया। साथ में मैम जो इनकी मैम है जो शैली दुबे जी, उनका नाम रोशन किया। ये साउथ कोरिया में तंजानिया जो है, तंजानिया में इंटरनेशनल डांस कंपटीशन हुआ था। बहुत कंट्री के बच्चे आए थे, जिसमें फैशन शो था, डांस था, क्लासिकल डांस था। तो अंकित सेन जबलपुर के जो हैं, उन्होंने डांस क्लासिकल डांस में फर्स्ट, मतलब सेमी क्लासिकल डांस में फर्स्ट प्राइज़ जीता है। और ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि ये मतलब बड़ी उपलब्धि है। शायद पहली बार कोई मूक बधिर बच्चा जो इंटरनेशनल कंपटीशन डांस के फील्ड में जीत के आ रहा है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।